हे गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। और जैसा कि हमने कहा था कि संडे को हमारा वीडियो आएगा और उस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगा। तो एज़ पर अवर प्रॉमिस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शायद मैं ही बात करूं, क्योंकि जितने भी सवाल जितने भी जवाब हैं वो शायद मैं ही अच्छे से दे पाऊँ, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रिया को जाता है वो मुझे भी आता है, जो फैमिली को जाता है वो मुझे भी आता है। तो बेहतर है एज ए होल मैं उसको रिप्लाई करूं, इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि कमेंट में सभी कमेंट पढ़ता हूं और जितने भी हमारे नॉन्स के या हमारे जो भी वीडियोस वगैरह हम अपलोड कर रहे हैं वो सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं करता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो कभी कभी संभव नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है, तो बहुत सारे शेड्यूल हैं, बेटी क्लास भी चल रही है, तो कई कारणों से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। चाहता हूँ मैं रिप्लाई करूँ, और कई बार क्या है कि अच्छे कमेंट्स के साथ कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं फिर उस चीज़ को करने का मन नहीं करता। बस एक ये भी रीज़न है। प्रिया मुझे हमेशा बोलती है कि आप रिप्लाई कर दिया करो, तो मैं उनको मना करता हूँ कि आप भी मत करो, रुक जाओ। जो लोग बोलना चाहते हैं उनको अपने मन की जो बात है ना उसे बाहर निकालने दो, क्योंकि मैं वो अंगूठा भी मेरा दुखने लगता है रिप्लाई करते करते। इतना सारा एफर्ट मैं कोशिश करता हूँ डालूँ और बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से मैं रिप्लाई करता हूँ। आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। जहाँ बात थैंक यू की है वहाँ थैंक यू बोल के ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन जहाँ बात कोई सवाल है जिसका जवाब दिया जा सकता है और ज़रूरी है तो मैं ज़रूर देता हूँ। जैसे ट्यूब के लिए लोग पूछते हैं, अगर मैंने उसको पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली उसमें लिखता हूँ ये वाला क्लीन 3 ट्यूब मैडम लगाती है, प्रिया लगाती है ना। अभी सबको वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए हमने बता दिया, हम ये लगाते हैं। बाकी लोगों को लगाना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लगाएं, ठीक है जी। खैर चलिए बात पे आते हैं। अभी कल ही की वीडियो में मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मतलब कल की वीडियो में और उससे पहली वीडियो में भी, चालाक औरत, ससुराल में तो कुछ नहीं करती है, ससुराल में तो रहती नहीं है, ससुराल वालों से ये है, ससुराल वालों से दुश्मनी है। यहाँ तक कह दिया कि सास ने जो है, सास जब भी वीडियो में आके बोलती है तो वो तो यहाँ से लिख के भेजती है तब बोलती है। बहुत साधारण सी बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या आपकी माँ आपके दबाव में काम करती है? यदि आपकी माँ आपके दबाव में काम करती है और आप अपनी सास को दबा के ऐसा काम करवा सकते हैं तो हमने भी कराया है। यदि आप अपनी सास को ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, आप या कोई बेटा अपनी माँ को ये करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, तो फिर हमने भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन इस तरह की बात सुनना, फिर उसको सुन के चुप बैठना, भाई बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सच मानिए, अगर वही बात कोई जानकार कहे तो शायद हमारी लड़ाई हो जाए, लेकिन वो तो ईमेल्स के थ्रू आईडी बनती हैं, कहाँ कहाँ से कमेंट आते हैं, कहाँ तक जाएंगे। मुश्किल नहीं है उस चीज़ का पता करना कि किसने किया है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं आराम से पता कर सकता हूँ कौन कर रहा है, कहाँ से है, किस जगह को बिलोंग करता है। जो ज़रूरी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करना है? अच्छी बात है कि आप सवाल पूछते हैं, आपके मन में बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वो अच्छी बात है। हर चीज़ को कहने का, पूछने का, बात करने का एक तरीका होता है। यदि आपका तरीका गलत है तो आपकी बात, सही बात भी गलत हो जाएगी। वही बहुत सारे लोग करते हैं। जब आप प्रिया को बोलते हैं चालाक औरत है, घर के लिए कुछ नहीं करती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तमाम बार मेरी मम्मी ने आके वीडियो में बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी बेटी की तरह है, हमारे घर में बहुत कुछ उसने किया है, वो करती है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है, क्यों है। देखिए, 2009 में मेरी शादी हुई थी। 2009 में शादी के बाद लगभग 2 साल प्रिया गाँव में थी और मैं पढ़ाई कर रहा था। 2 साल अकेले वो मम्मी पापा के साथ थी, मैं बाहर रह के पढ़ाई कर रहा था, बीच बीच में आना जाना था। और 2011 में मेरी जॉब लग जाती दिल्ली में। तो 2011 में दिल्ली में जब मेरी जॉब लगती तो मुझे एक दोस्त ने, मेरा बहुत ही अच्छा बड़ा ही क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे रूम दिलवाया। जहाँ वो रूम दिलवाया वहाँ पूरे घर में लेडीज़ थी, बीच में एक मैं अकेला था जो जेंट्स था। मतलब सबके हस्बैंड थे, वाइफ थी, और वो नॉन भी थे जिन्होंने मुझे रूम दिलवाया था। अब पड़ोसी भी नॉन थे, मेरे दोस्त के मामा जी थे, अच्छे लोग थे हैं। तो मैं वहाँ रहा तो मुझे यहाँ रह के एकदम से फील आया कि भाई मैं अकेला हूँ यहाँ, बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ कोई लेडीज़ भी इस घर में रहे। अकेले रहना ऐसे उचित नहीं है,
दूसरी सबसे बड़ी बात थी ये कि मैं उससे पहले कैंपस में रहा था, खाना बना बनाया मिलता था, मैंने कभी बना के खाया नहीं था। 8 घंटे की जॉब करने के लिए बहुत दूर चल के जाना, वहाँ जाके आके बना के खाना, वो मुझे नहीं आता था। तो जब मेरी बात इस बारे में मेरे परिवार से हुई तो परिवार ने तुरंत ये कहा कि भाई अब तेरी नौकरी लग गई और वहाँ तो खाना कैसे खाएगा, वो परिवार का कंसर्न। उन्होंने तुरंत जो है तीसरे दिन प्रिया को बोला कि लेके जा और वहाँ रख, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन वहाँ तू कैसे मैनेज करेगा, बाहर का खाना खाएगा, बीमार हो जाएगा, ये सारी दिक्कतें थी। उन्होंने मिसिस को साथ भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी पहली नौकरी 7,000 रुपये महीना थी और मैं दिल्ली के एक जाने माने हॉस्पिटल में काम कर रहा था एज ए काउंसलर। 7,000 रुपये की सैलरी में मैं किराया भी उसी में देना था, बाकी घर के काम भी उसी में थे, सब कुछ उसी में था। तो एक जो टफ स्ट्रगल होता है ना, जब कोई जॉब शुरू करता है, वो भी प्राइवेट जॉब और इतनी छोटी, इतने कम पैसों की, तो वो जो स्ट्रगल था कि मैं कई बार सुनता था कि हमारे चाचा जॉब करते थे बाहर, कि भाई आज तक किसी के कपड़े नहीं लाए, या कोई और रिश्तेदार है वो बाहर रहता, उसने घर के लिए कुछ नहीं किया, तो वो मैं पहले सुनता था। लेकिन जब मैंने वो जॉब ज्वाइन किया तो मुझे वो समझ में आने लगा, क्योंकि जब तक आप उस स्थिति में हो नहीं तो उसको आप नहीं समझोगे। आप आरोप प्रत्यारोप बड़े आराम से कर सकते हो, जो आप लोग कर देते हो। तो वैसे मैं भी सुनता था हमारे चाचा के लिए, किसी और के लिए कि भाई वो तो ऐसा है, बाहर रहता है, कुछ नहीं करता। तो मुझे समझ में आया भाई, जो जैसे वो मैं 7,000 की नौकरी 2011 में कर रहा हूँ, वो 1994-95 में 2,000 रुपये की नौकरी करते थे, 800-700 रुपये किराया देते थे, 1200 बचते होंगे उसमें खाना पीना। तो मुश्किल है किसी के लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद के दे पाना। तो मेरी 7,000 की तनख्वाह थी, 7,000 की, और प्लस कन्वेंस मिला के 8,000। 8,000 में खर्चा जो है वो 7,000 7,500 रुपये का एक फिक्स खर्चा होता था, दूध का, ये वो, ऊपर से बच्ची थी छोटी, उसकी बीमारी का। समहाउ हमने मैनेज किया, क्योंकि परिवार का पूरा सपोर्ट था, प्रिया की फैमिली का सपोर्ट था, मेरी पूरी फैमिली पीछे थी, हमने सरवाइव किया। मेरी 1 साल में तनख्वाह 1,000 रुपये बढ़ी, बढ़ते बढ़ते कुल मिला के मैं 3-4 साल में 12,000 रुपये तक पहुंचा, 3-4 साल में, क्योंकि इतना कंपटीशन था और मैं कुछ और करना चाह रहा था, कुछ और के चक्कर में मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो 12,000 रुपये में हमने सरवाइव किया। हम 1 भी रुपया सेविंग के नाम पे नहीं रख पाते थे अपने पास। कई बार तो ऐसा होता था कि उधार लेके काम करना पड़ता था, कई बार होता था घर से पैसे मांगने पड़ते थे, तो परिवार देता था। परिवार हर तरह साथ था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। बहुत कम था हमारे पास, 1 रूम था, उसमें खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था सब, क्योंकि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उसका ये कारण था, प्रिया मुझे और मैं प्रिया को शुरू से बहुत सपोर्ट करते हैं, और इस चीज़ में हमारी फैमिली दोनों तरफ, इनकी भी और मेरी भी, दोनों फैमिली बहुत खुल के सपोर्ट करती थी हमारे फैसलों को, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात आती है कि अब मेरे परिवार में आज स्थिति क्यों है ऐसी और प्रिया क्यों नहीं करती है, इस सवाल पे। देखिए, मेरे परिवार की स्थिति, जब मेरी शादी हुई तो हमारा सेविंग जो है मोर देन 50 लाख रुपीज़ था, मोर देन 50 लाख रुपीज़। शादी के बाद सब बढ़िया चला था। जब मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली जाने से पहले, उससे पहले एक घटना हुई कि मेरे अंकल जी के साथ एक हादसा हुआ। एक हादसे में, उनका हाथ कभी देखेंगे तो एक हाथ में उंगली नहीं है, एक घटना हुई। उस घटना के होने के बाद हमारे घर में इतनी घटनाएं हुई, क्योंकि उस टाइम हम यूट्यूब पे नहीं थे, और आज बताऊंगा तो आपको वो इमेजिनरी लगेगा, और जो इमेजिन कर सकते हैं वो सोच सकते हैं। उस घटना के बाद हर घटना में हमारे कम से कम 3 लाख रुपए खर्च हुए मिनिमम, और ऐसी ऐसी कम से कम 10 घटनाओं को हमने लगातार फेस किया। या तो घर में कोई सीवियर लेवल पे बीमार है, या कोई और बात है। अंकल जी के साथ हादसा हुआ, फिर प्रिया के साथ हादसा हुआ, प्रिया छत से गिर गई। फिर मेरी सिस्टर की हमने शादी की। देखिए, शादी के समय में आप समझते हैं अच्छा खासा पैसा लगता है। गांव में जैसे लेन देन चलता है, ऐसे हमने गांव से बाहर किसी के साथ कोई लेन देन किया था। उन्होंने कहा था कि जब शादी होगी आपकी बेटी की तो आपको पैसा दे देंगे। शादी के 4 दिन पहले उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, और वो मोटी रकम थी। मतलब हमारा जो बचा हुआ सेविंग था वो हमने किसी को दे दिया था, वो नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। हमारे परिवार ने उस शादी को, क्योंकि शादी फिक्स हो चुकी थी, सब कुछ सेटल था, वो शादी करनी ही थी। वो शादी करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा, क्योंकि जो पैसे हमारे 5, 6, 7, 8 जो भी लाख थे वो पैसे आने थे, लेकिन वो नहीं आए।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें उतने ही पैसे का कर्ज उठाना पड़ा बाहर से कर्ज लेना 6-7 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर 2% का ब्याज भी आप लगा लो तो 12,000 रुपये महीने का ब्याज। उस पैसे को उतारने में हमें करीब 3, साढ़े 3, 4 साल लग गए उस पैसे को उतारने में, क्योंकि बहुत मोटी रकम थी और जो हमारी सेविंग थी वो चली गई, वो वापस आई नहीं। हमारा काम टूट गया, क्योंकि जो पैसा आप खेती में लगाते थे, जो आपकी इनकम थी, वो ब्याज में जाने लगी, तो आपके पास कुछ नहीं बचा। खेती डूबती चली गई। मेरी नौकरी बहुत छोटी थी, मैं अपना गुजारा कर लूँ ये बड़ी बात थी। ऊपर से बेटी बीमार हो गई और बहुत सारी दिक्कतें हुई। मैं पढ़ रहा था, मिसेज पढ़ रही थी, फिर बेटी पढ़ने लगी। तीनों का खर्चा चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। घर से भी सपोर्ट कम होती चली गई, घर वालों पे और बर्डन हो गया। उसके बाद मेरी सिस्टर बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद मेरी सिस्टर पे करीब 3-4 लाख रुपए खर्च हुए। अब आप जो उसकी मतलब जब उसके बारे में कुछ बोलते हो तो उसका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है, वो ऐसा क्यों बोल देती है, ऐसा क्यों है, हम क्यों, बहुत सारी चीज़ आपके मन में है। उसका बैकग्राउंड हम फिर कभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो भी 3-4 लाख, तो करीब 10 लाख रुपए के नीचे हम लोग आ गए। और वो 10 लाख रुपए उतारना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई आसान बात नहीं है। उसको उतारने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया। फाइनली हम उससे ओवरकम कर गए, हम उससे बाहर निकल आए। और बाहर निकलने में कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ। पिछले नवंबर को, पिछला दीपावली का जो नवंबर महीना था, ये जो पिछला ही नवंबर गया जिसकी आप बात जब से प्रिया यूट्यूब पे आई है, उसके 5-6 महीने के बाद की बात ये है। उस नवंबर में हम उन सारी चीज़ों से फारिग हुए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया हमारा काम टूट गया था, अंकल जी का हाथ खराब हो गया। अब बात है छोटे भाई, करने वाला हमारे घर में कितने लोगों को समझ ले, ज़मीन तो काफ़ी है। पापा मेरे लंग्स के पेशेंट है, सांस के पेशेंट है, बहुत सीवियर लेवल के, बहुत ज़्यादा बीमार है। मेरी मम्मी, उनको गैस की प्रॉब्लम है सिंस मैं उनके पेट में था तब से अब तक, शायद मैं ही वजह हूँ। 27-28 साल हो गए मेरी मम्मी को इस बीमारी से ग्रसित होते हुए, ठीक है जी। वो आज तक ठीक नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर वो बहुत बीमार हैं, समझ रहे हो। मेरा छोटा भाई आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। मेरे भाई की वाइफ, उनको थायराइड है, और मेरे सिस्टर का आपको मालूम ही है। ये सारी चीज़ों का बर्डन किस पे आ रहा था, मेरी फैमिली पे, मेरे परिवार पे, और उस परिवार का हिस्सा मैं भी हूँ और प्रिया भी है, ठीक है। इनकम मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे घर की इनकम खेती से हम 2 लाख रुपए से ज़्यादा महीने साल भर में नहीं कमा पा रहे थे, और हमारा खर्च 4 लाख 5 लाख साल का होता है। उसका कारण है, आप हमारा फैमिली का जब लाइफ स्टाइल देखते हैं तो आपके मन में सवाल उठता है कि लाइफ स्टाइल ऐसा क्यों है। उसका कारण है, जब इनकम नहीं होती ना तो एक्सपेंस के रास्ते बंद हो जाते हैं। कहाँ से करोगे जब है ही नहीं, तो कहाँ से करोगे। खर्च करने के लिए जेब में होना चाहिए, और जेब में है ही नहीं तो क्या करें। तो पिछले अक्टूबर में करीब 2.5 लाख रुपया हमारे सर पे ब्याज का था, जो हमें और लोगों का देना था, जो हम नहीं दे पा रहे थे। बहुत मुश्किल था हमारे लिए, बहुत टेंशन रहती थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, इवन माइनर लेवल हार्ट प्रॉब्लम मेरी मम्मी को होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। अब क्योंकि मेरे अंकल का हाथ खराब हो गया, मेरे भाई के कान में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। भी उसका बताता हूँ आपको क्या सीन है। तो मेरे अंकल और मेरे पापा तो बिल्कुल बेकार हो गए, वो कुछ कर नहीं पाते। भाई को भी उतना नहीं पता कैसे करना। तो मेरे अंकल जो है घर को खींच रहे हैं, अभी तक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। मेरे भाई और अंकल मिल करके खेत का, और मम्मी घर का काम संभाल लेती है, और जो भाई की वाइफ है वो घर का ऊपर का। कुल मिला के 2.5 लाख रुपये प्रिया ने जो सेविंग की होगी, हर चीज़ को इकट्ठा करके, यूट्यूब का वैसा कैसा जो भी किया होगा। अब आप लोगों के सवाल का जवाब है, जिसको आप चालाक और क्या क्या बोल देते हो बस छोड़ दो, है ना। तो जो सेविंग है, जो पहली मतलब लाइफ की सेविंग है, जिससे उसने कुछ भी खर्च नहीं किया, एक कपड़ा तक अपना नहीं खरीदा उसने कभी उस पैसे से। वो सारा पैसा उसने घर आके मेरे मम्मी पापा और अंकल को बैठा करके, क्योंकि हमारे घर में हमारे अंकल जो हैं हमारे मम्मी पापा से भी ज़्यादा हैं हमारे लिए,
वो जो कहते हैं वही फाइनल है। लोग बोलते हैं आपको लालच है उनकी ज़मीन का, नहीं, वो दिमाग में हमारे है नहीं। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, वो आज सारी ज़मीन किसी को दे दो, वो हमारे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है। तो उनके लिए जो सम्मान हमारे दिल में है वो किसी और के लिए कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में मेरी मम्मी और पापा के लिए भी नहीं है जितना उनके लिए है। मेरे को किसी और को चुनना पड़े तो मैं अंकल को चुनूंगा। तो उन्होंने क्या है, प्रिया ने जाकर के वो 2.5 लाख रुपए की सेविंग जो आदमी इकट्ठा कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है यूट्यूब से, जो कमा रहा है और सोचता है मेरी पहली सैलरी है और मैंने कितना कमा लिया, चल मैं कहीं घूमने जाऊंगा या मैं कुछ करूंगा या अपने लिए कुछ करूंगा या करूंगी, सब ये सोचते हैं। आप भी उनमें से एक होंगे। और बताना कितनी महिलाओं ने और कितने पुरुषों ने और कितने आप लोगों ने, कितने जो इनको आके गंदे संदे कमेंट कर, कितनों ने आज तक अपनी सेविंग जो है ऐसे की है। इन्होंने अपने 2.5 लाख की सेविंग अक्टूबर महीने में जाके मेरे मम्मी पापा के हाथ में थमा दी और बोला गांव में या पड़ोस में किसी का 1 भी रुपया आपके सर पे रहना नहीं चाहिए। कोई आपको आके कुछ बोल ले, पापा जी मम्मी जी इन्होंने कहा, वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब तक हम इस स्थिति में नहीं थे कि हम इतना जोड़ दें और इतना कर दें। नहीं, ऐसा नहीं था, हम नहीं कर रहे थे क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। यहाँ से इनकम बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, ना के बराबर मामला था, जितना था वो ब्याज में चला जाता था। उससे पहले भी हम घर के खर्चों को साथ लेके चलने में, बीमारी में, हर चीज़ में हम पूरी तरह साथ खड़े थे। पूरी तरह हर चीज़ में हम अपना पार्टिसिपेशन कर रहे थे। लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं था कि हम इतना इकट्ठा कर पाए। वो पैसा हमने जो भी इन्होंने इकट्ठा किया, वो सारा पैसा इन्होंने दीपावली पे आकर के गाँव में दे दिया। और हमने गाँव में, गाँव के बाहर लोगों को पूछ पूछ करके जितना उसमें ख़त्म हो सके सबका पैसा जाके दिया। एंड वी सेलिब्रेटेड अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी मेरे परिवार के लिए कि जिस बोझ के नीचे वो दबे हुए थे और टेंशन में जी रहे थे, वो बोझ उस दिन हल्का हो गया। और किसने कर दिया? दुनिया के बेटे करते हैं। ये सच है कि दुनिया के बेटे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दुनिया की बहू शायद 1% ही करती होंगी। तो उस 1% में प्रिया है जिसने ये सब किया। मैं नहीं बोलना चाहता था यहाँ आके ये सब बात, क्योंकि गांव के लोग भी देखते हैं, पता नहीं क्या मतलब निकालेंगे, क्या कहेंगे। हालांकि गांव के लोग समझते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छा है हमारा गांव, सभी समझते हैं चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी कोई गलत समझता है तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग भी तो समझते हैं। दूसरी चीज़, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे ऊपर कुछ बैंक लोन था, कृषि कार्ड का लोन था, तो वो भी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इसको कैसे मतलब ख़त्म करें, कैसे परिवार को रिलीफ दें कि परिवार के मन में आ जाएगा नहीं, ज़िंदगी है और इसको जिएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि मुझे पता था मेरा सोर्स ऑफ इनकम और मेरी इनकम उतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बर्डन बेयर कर सकता। तो मैं कुछ नहीं कहता था। मैं कहता था भाई खेती करो, मेहनत करो, इसी में से इसको उतारो। तो प्रिया ने कहा नहीं, हम मम्मी पापा को एक बात कह के जाएंगे कि आप जिंदगी को जियो, जो भी आपको खेती में से मिलता है उसमें आप बस खाओ पियो मौज लो, और हो सके तो बच्चों की फीस भर दो जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी का हम संभाल लेंगे। मुझसे बिना पूछे प्रिया ने जाके मम्मी पापा को बैठा के क्या कहा कि बैंक का चाहे 1 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 3 लाख है, चाहे 4 लाख है, उस कर्जे की चिंता आज से आप छोड़ दो, उस कर्जे को हम उतारेंगे, वो आपका नहीं मेरा कर्जा है। इसने कहा, प्रिया ने। पापा जी, मम्मी जी, अंकल जी और छोटे भाई को बैठा के बोला, आप जिंदगी को जियो, मरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में मरने की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी बहू 2 पैसे कमाने लगी है, वो कितना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी और जितना भी होगा, जितनी मेरी इनकम होगी उसका 50% इस घर के लिए आएगा पहले, और हम आपको कर्ज मुक्त करेंगे और आपकी हर चीज़ का ख्याल हम रखेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक सिर्फ ये कमाते थे, उसमें से जो भी ये कर पाते थे ये करते थे, और हमने क्या जीवन जिया हमें पता है। इनकी सैलरी 30-35 हज़ार रुपये सैलरी थी, उसमें से 8-10 हज़ार रुपये किराया और बाकी खर्चा। आप समझते हैं, जो शहर में रहते हैं वो लोग समझते हैं। तो जितना संभव था ये करते थे, लेकिन अब इतना मैं कमाने लग जाऊंगी कि घर का खर्चा मैं उठा लेंगे तो इनकी पूरी सैलरी यहाँ आएगी, या मेरी पूरी सैलरी घर का खर्चा उठाएंगे तो मेरी यहाँ आएगी। इसलिए आपको परेशान होने की किसी भी चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वही बात मेरी मम्मी बताने की कोशिश करती है कई बार बीच में। मेरी मम्मी कैमरा फ्रेंडली तो है नहीं जो अच्छे से बता पाएगी, इनडायरेक्टली वो बोलने की कोशिश करती है कि हमारी बहू हजारों में लाखों में अलग है। हमारे गांव में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं गांव के परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता,
पर मेरी नॉलेज में ऐसे बहुत ही कम परिवार हैं जहां बहुओं ने अपना पैसा अपने ससुराल में जाके दे दिया हो। जरूर होंगे। क्या आप भी उनमें से हैं जो ये आके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं? और जी मैं कैमरा में प्रिया को लेके, प्रिया के बारे में सोच के नहीं बोल रहा। मैं ज़रूरत पड़ेगी तो अपने फैमिली का नंबर भी इधर डाल दूंगा और आप सब लोग फ़ोन करके पूछ सकते हो क्या स्थिति है हमारे घर में और प्रिया के और हमारे बीच में। आप लोग बोलते हैं इतना सामान ले लेते हैं, उतना सामान ले लेते हैं। ये सामान यूट्यूब पे आने के बाद ही हम लोगों ने लिया है। उससे पहले के हालात, हमारा शादी का बेड था जो मिला था वो टूट के खचड़ा हो गया था, है ना। हमने उसको सही भी नहीं करवाया क्योंकि हमारे पास उतना नहीं बचता था। बेटी की फीस भी थी, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया क्योंकि हम एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं। तो जिस प्रिया को आप बोलते हो, अभी भी मेरे भाई का, आप सुनो, मेरे भाई का ऑपरेशन होना है कान का। उसके कान की हड्डी गल के वो दिमाग तक चली गई। उस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपये खर्च होने हैं। मैं तो जॉब छोड़ चुका हूँ। परिवार जो है, पापा बीमार हैं, अभी तक सब कुछ चल रहा था। इसी नवंबर में किया तो फसल जो है पहली कट चुकी है, तो पहली फसल में कोई सेविंग नहीं है। घर के खर्च वगैरह उसमें चलते हैं। उससे जितना इनकम होता है उससे 2 गुना खर्च होता है। जो बचा हुआ इनकम, जो आधा वो खर्च कर लेते हैं, जो आधा बचता है उसकी पूर्ति मैं और प्रिया कर रहे हैं मिल करके। मेरे घर में किसी को दिक्कत ना हो ये सोच के, ठीक है। अब 50,000 रुपये लगेंगे। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं है, मैंने छोड़ दी है क्योंकि मेरा कुछ और टारगेट है। मैं 1 लाख रुपये महीना कमा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट कुछ और है। तो 50,000 उसके ऑपरेशन में लगेंगे। वो कौन लगाएगा? वो पैसा प्रिया दे रही है ये कह के कि भाई साहब का ऑपरेशन जरूरी है, चाहे सब काम रुक जाए। वो 50,000 रुपये कौन दे रही है? प्रिया दे रही है, जिसको आप, जो आपके मन में आता है आप कह देते हैं। बीच में इसने कहा कि घर तोड़वा के इसमें कुछ काम करवा दो। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं करना। बोले क्यों? मैंने बोला इस साल तक फसल कमज़ोर थी, अगले साल फसल अच्छी हो जाएगी। अगले साल अच्छी फसल होगी तो अगले पूरे 1 साल के लिए परिवार के ऊपर जो वैसा खर्चा होता है, घर के लिए जो वैसा खर्च, बाहर का जो खर्च होता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा और उस खर्च को वहाँ से वो पूरा हो जाएगा। तो जो पैसा हम बीमारी पे या बाकी की चीज़ों पे लगा रहे हैं, उस पैसे को हम खर्च इसमें ना करके हम घर पे करेंगे। इसलिए हम घर का काम अगले साल करेंगे, क्योंकि इस साल जून तक जो पैसा आया है वो खेती से बहुत ही कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था। तो यदि हम घर का काम अभी छेड़ देते तो बहुत बुरी स्थिति हमारी हो जाती। हम अपना घर का किराया भी फिर नहीं दे पाते। आपने कहा गाड़ी ले रहे हैं, कोई नहीं जानता कारण क्या है। यहाँ बैठ के हम रोना रोए हर दिन कि हम गाड़ी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। भाई मेरे ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट 95, ही इज़ वेरी बैडली इल, वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से बीमार हैं। हर तीसरे दिन हम गाड़ी हायर करते हैं, उनको बाहर लेके जाते हैं। गाड़ी में पैसा लगता है ना। हम दूसरों को पैसा देते हैं, वेट करते हैं, आ जाओ, रात को होगा, नहीं आएगा तो किसी और को, 10 आदमी को बुलाने जाओ। हमारे साथ गांव में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सपोर्ट करते, बुलाते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन पैसा तो पे करना पड़ता है। कहीं और कोई दिक्कत है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिनको ध्यान में रख के हम गाड़ी लेना चाह रहे थे। ये गाड़ी हमने दिल्ली में रह के लेने की क्यों नहीं सोची? कारण घर नज़दीक है, यहाँ जब भी दिक्कत होगी हम जाके पिक करेंगे, तुरंत दिखा देंगे। पापा बीमार रहते हैं, मम्मी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, भाई की वाइफ को थायराइड है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, भाई का भी इलाज चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है करीब 1 साल से, जिसके एक्सपेंसेस वी आर बियरिंग करीब 1 साल से। और 3-3, 4-4 लाख रुपए ना एक एक झटके में, पता नहीं कितनी बार हमारे घर पे ऐसी विपदाएं आई हैं जिसमें 3-3, 4-4 लाख एक एक बार में लग गए। इसीलिए हमारे परिवार की ग्रोथ रुक गई। उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रिया ने मेरा साथ दिया, हमारा साथ दिया। प्रिया यूट्यूब से जो भी कमाती है उस पर हमारा कोई ज़बरदस्ती हक नहीं बनता है। ये बात आप भी समझते हैं, कानून भी इस बात को कहता है और वैसे भी इस बात का हक है। परिवार को चलाने की ज़्यादातर जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, मेरे परिवार की है। लेकिन प्रिया ने जो कुछ कमाया बिना सोचे समझे हम लोगों के हाथ में दे दिया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा अकाउंट है इसके यूट्यूब चैनल में, सारी सैलरी मेरे पास आती है।
1 रुपया भी आता है तो वो मेरे हाथ में है। वो कभी ये भी नहीं पूछती कितने खर्च हो गए, कितने बचे हैं। ऐसे इंसान को आप गाली देते हो तो मेरा दिल दुखता है, बहुत दुख होता है मुझे। मेरी मम्मी भी बहुत दुखी होती है, मेरे घर वाले दुखी होते हैं कि हमारी बहू के बारे में लोग कमेंट कर करके ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं जानते जवाब देने का तरीका क्या। और मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है इसमें भी लोग कमी ढूंढ लेंगे कि अपने परिवार के बारे में ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। ये मुझे गर्व है अपने परिवार पे, मुझे गर्व है अपने परिवार पे, बहुत ज़्यादा फक्र है मुझे अपने परिवार के हर सदस्य पे, जो मुझे ऐसा परिवार मिला जो हर दुख तकलीफ, हर गलत और सही में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब यूट्यूब पे फिर आई, दुनिया ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ भी बोले। उन्होंने बोल दिया, मतलब पूरा गांव आके मुझे गलत कह दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। बस मेरे परिवार इस बात को कह दे कि उन्हें कोई गलत नहीं लग रही बात, बस। तो परिवार को सिर्फ ये क्या, अब वो ऑपरेशन के लिए गया, डॉक्टर ने बोल दिया 35,000 ऑपरेशन के और बाकी वैसा टेस्ट वेस्ट है होने हैं। तो मैंने बोला ठीक है जी, हो जाएगा। कहाँ से होगा ये मेरे पापा को पूछने की जरूरत, और उन्होंने पूछा भी नहीं मेरे पापा ने कैसे होगा, क्या करोगे, क्योंकि उनको पता था वो लोग बैठे हैं संभाल लेंगे। 2 दिन ऑपरेशन का जो है डिले हो गया डेट। तो मेरे भाई ने मेरी मिसेज को फ़ोन करके बोला, भाभी ये ऑपरेशन नहीं करा रहे, मेरा क्या चक्कर है, लेट कर रहे। तो भाभी ने कहा, देवर जी टेंशन मत लो, हम हैं ना, 1-2 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा, परेशान क्यों रहे। अब मेरे भाई ने मुझे कॉल करके नहीं कहा, मेरी मिसेज को कहा, क्योंकि पता है जो भाई नहीं करेगा वो भाभी जरूर कर देगी। मेरी मिसेज ने मुझसे पूछा, प्रिया ने पूछा क्या बात है, क्यों नहीं कर रहे। मैं करेंगे तो कह रही पैसे तो ले जाओ काट के खाते में थारे, तो मैं कह दिया पैसे दे दो, करा लो। मैंने बोला हाँ करा लेंगे, अभी थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। तो भी 1 हफ्ते बाद की डेट मिली है, उसमें कान में थोड़ी दिक्कत और रह गई, उसका वो चल रहा है, उसके दिमाग की नस तक बात पहुंच गई है, क्योंकि लॉकडाउन में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू हो गया था इसलिए। तो मैं उस दिन, वो एक तो बाहरी वातावरण आप घर को देखना चाहते हैं, बर्तनों का सवाल पूछते हैं। बर्तनों की कमी नहीं है जी घर में, लेकिन गांव के आदमी को समझते हो, हर छोटी चीज़ को संभाल के रखते हैं। ये मेरे बेटे की बहू के काम आ जाएगा, ये मेरे पोते के काम आ जाएगा, वो वाला सिस्टम है जी। अब मैं लॉकडाउन में गया था, खाट बनवाई 4, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि 4 खाट हम खरीद के, लेकिन ध्यान नहीं देते, तो मेरा चल रहा काम। कारण क्योंकि मेरे परिवार ने एक स्ट्रगल का इतना भयावह फेस देखा है, हमारे पैदा होने से पहले भी, उसके बाद भी। कुछ प्रकृति का ऐसा प्रकोप रहा है कि जब कुछ बनने की और कुछ करने की कोशिश करी, तभी कोई बड़ी मुसीबत आके गले पड़ जाती है। ये करते हैं कपड़ों को लेकर के कि वहाँ कपड़े ऐसे हैं, भाई की मिसेज के लिए ऐसा नहीं है। भाई की मिसेज पे कपड़ों की कोई कमी नहीं है, आपको एक दिन वो स्टॉक भी दिखा देंगे। आपके मन में ये बात है तो एक दिन उसके कपड़े भी आपको हम कहेंगे भाई आप अपने सूट वगैरह जो है इनको दिखाओ, है ना। वो जो है सामान्य इंसान से भी ज़्यादा सीधी है, बस ये समझ लीजिए, इतना ही कहूँगा मैं। है सामान्य से सीधी होने की वजह से वो अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखती है, नहीं तो कोई कमी नहीं। उनके 2 बच्चे हैं, दूध कब पिएंगे, कब चाय पिएंगे, उसको उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन मेरी मम्मी हर चीज़ का ध्यान रखती है, दोनों बच्चों का बहुत ख्याल करती है। एक आप बहुत इनडायरेक्ट टिप्पणी करते हैं कि गांव में नहीं रहते, अब तो नज़दीक आ गए। देखिए मैंने दिल्ली ज्वाइन किया तो दूसरे दिन मुझे एक आदमी मिले जिनका नाम था थॉमस एंथनी, है ना, क्रिश्चियन है, साउथ इंडियन है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे बताया एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ लाइफ, कि तुम फटा हुआ पहन लेना लेकिन पढ़ाना अच्छा बच्चे को और पढ़ना अच्छा। उनकी इस बात को ध्यान में रख के हम किसी भी हाल में कोशिश करते हैं बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाएं। अब हमारी बेटी का एडमिशन जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या हम गांव से बेटी को इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं? गांव में उतना बेहतर स्कूल मिलेगा? तुरंत आपका एकदम सवाल आता है कि भाई की बेटी को क्यों नहीं बुला रहे, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो हमारे साथ रह ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी के भी बच्चे को घर में रख के पढ़ाना इतनी आसान बात भी नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ करने के बाद अगर उसने कह दिया उसका मन नहीं लग रहा, क्योंकि वो नहीं रहती किसके बिना, हमारी मम्मी के बिना। अब कल को एडमिशन करवाने के बाद 50,000 रुपये लगाने के बाद वो रोएगी तो क्या करेंगे? उसको पीट नहीं सकते आप, उसको पीट नहीं सकते।
उसको मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते, क्या करेंगे उस केस में? मम्मी, आप कहते हो मम्मी पापा को यहाँ नहीं बुलाते, आपको नहीं पता एक्चुअल स्थिति। मेरी मम्मी आना भी चाहती है, हम बुलाना भी चाहते हैं, वो रहना भी चाहती है, लेकिन मेरे भाई के बच्चे इतने छोटे हैं कि मेरी भाई की वाइफ उनको नहीं संभाल सकती, और नीचे घर बहुत बड़ा है, उसमें जो इतना काम है वो नहीं कर पाएगी, वो इतना नहीं कर सकती क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ कम से कम 2 लेडीज़ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चा उसका इतना मतलब वो है, एक्टिव है, उसको आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो तुरंत चूल्हे पे जा लेता है। तो जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा मेरी मम्मी छोड़ करके यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। कितनी बार हमने कोशिश की, मम्मी आप यहाँ आ जाओ, 2 दिन के लिए मम्मी आती है, घर में आफत हो जाती है 2 दिन में, 2 ही दिन में मुसीबत हो जाती है घर में। लाला को चोट लगी, लाला को ये हो गया, लाला को वो हो गया, क्योंकि घर में नीचे 5-6 डंगर हैं, आपने देखे हैं, गायें हैं और भी सब चीज़ें हैं, तो ये कर पाना लगभग असंभव है। इसीलिए मम्मी यहाँ नहीं आती। हम बुलाने में हमें को दिक्कत, किसको अपनी माँ को अपने पास बुलाने में दिक्कत होगी? और अगर प्रिया को दिक्कत होती तो प्रिया ये सब क्यों करेगी? अगर दिक्कत ही है प्रिया को तो प्रिया ये भी कह सकती है मैं अपना कमा रही हूँ, आपसे तो कुछ ले नहीं रही, अपना खर्चा खुद चला लूँगी, आप अपना खुद कर लो, मैं तो नहीं जा रही गाँव में, ना मैं किसी को बुलाती यहाँ, ना यहाँ आप किसी को बुलाना। हमारी एक ताई जी है रेखा, दुनिया की सबसे बेहतरीन और मतलब अच्छी, मतलब जो बेहतरीन मतलब जो बहुत ही अच्छा करेक्टर, बहुत ही अच्छे इंसान, जो बेहतरीन इंसान होंगे दुनिया की, उसमें से एक है हमारी ताई जी रेखा, मुजफ्फरनगर रहती है, और हमारे ताऊ जी वीरेंद्र। हमारी लाइफ लगभग सेम ट्रैक पे है। उनके घर में 4 बुजुर्ग आदमी थे, हमारे में भी 4 हैं। स्थिति भविष्य में ये होगी, गांव वाले लोग यहाँ छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे, उनको शहर कतई पसंद नहीं है। मेरे पापा का तो दम घुटता है शहर में आके। मेरे पापा जी 2 दिन रह ले, सुबह चद्दर उठा के 6 बजे घर से बाहर बोला मैं गाँव जा रहा हूँ, नहीं रह सकते। तो भविष्य ये होगा, मेरी मम्मी यहाँ रहेगी, मैं अपने पापा और अंकल के साथ और बाबा जी के साथ गाँव में रहूँगा, वहीं से अप डाउन किया करूँगा। ऐसा ही मेरे ताऊ जी के साथ हुआ। वो मेरे लिए मॉडल है, वो फैमिली मेरे लिए मॉडल है। उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, उनके साथ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, इंसानियत उनसे सीखी है। तो जिस प्रिया को आप गलत कहते हो, अब आप कहोगे मैं उसके लिए इतना बोल रहा हूँ, नहीं, उसके लिए जितना बोला जाए कम है, क्योंकि हमारे रिश्तेदारियों में, हमारे आसपास नज़दीक में मैं भी बहुत सारी बहुओं को देखता हूँ। मैं बाहर काउंसलर हूँ तो काउंसलिंग करता था, हॉस्पिटल में था तो तमाम फैमिलीज़ को मिलता हूँ, कोर्ट में हूँ, हजारों लाखों फैमिली आती हैं, तो मुझे पता है घरों की स्थिति क्या है। और जो आप कमेंट करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि आप अपने घर का एग्रेशन इधर उतार रहे हो, बहुत सारे लोग तो ऐसा भी मुझे लगता है। तो ऐसी बहू जो है ना, जिसको आप बोलते हो ऐसी वैसी, ऐसी भगवान सबको दे। सच बता रहा हूँ, मैं भी ये समझता था, मेरे मन में भी कभी कभी सवाल, शायद ये कभी साथ नहीं देगी जब इसके पास कुछ होगा, लेकिन मैं भी गलत साबित कर दिया प्रिया ने। ठीक है ना, मेरी मम्मी मेरे पापा से कभी ये बात पूछो, क्या वो सच में कंफर्टेबल हैं, क्या उन्हें सच में कोई चिंता है, तो आज आंख बंद करके मेरे मम्मी पापा ये कह सकते हैं कोई टेंशन नहीं है भाई, बस कपड़ों की बात है ना जो आपको दिखता है, कपड़ों की और लत्तों की, तो कपड़े भरे पड़े। मेरे पापा तो जो है थोड़ा सा वो आलसी आदमी है, जब तक कोई ज़बरदस्ती ना करे तो कपड़े नहीं बदलेंगे, मम्मी जब तक लड़ ना ले एक बार, और नए कपड़े पहन लेंगे तो ख़राब कर देंगे। पूरी ज़िंदगी हमने ये देखा है, वो कपड़े चेंज नहीं करते, जो पहन लेंगे नए, बस उनको जब तक वो नहीं करते, गंदे नहीं करते, उन्हीं को पहन के खेत में चले जाएंगे। ठीक है, अंकल हैं, कभी देखना वीडियो में, वो 8 बजे तक नहा धो के कपड़े चेंज करके सेट होके घूमते हैं। भाई है वो भी अपना ध्यान नहीं करता, भाभी है वो मैंने बता दिया आपको। आप एक सवाल पूछेंगे सिस्टर को लेकर, उसका जवाब भी मिलेगा आपको, बहुत अच्छे से मिलेगा जैसे इसमें मिला। प्रिया जो है डिसेंट वे में रहना पसंद करती है, बाहर रहते हैं, समय समय पर अपने कपड़े बनवा लेती है, बस इतना ही है। एक सच ऐसा जो आपको नहीं दिखा था, मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो उसको मेहरबानी करके आप गलत बोलना बंद कीजिए भगवान के लिए। और अगर इसके बाद भी लोग गलत कमेंट करेंगे तो ये मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं ब्लॉक करूँगा। ये बोलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता आप लोगों की, लेकिन मैं ब्लॉक करूँगा ही करूँगा, क्योंकि और बर्दाश्त अब नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक आदमी अपनी जान से ज़्यादा
एक परिवार के लिए करता हो, क्योंकि आपको जो साइड नहीं पता था वो मैंने बताने की कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं, करीब करीब 4-4.5 लाख रुपए प्रिया जो है, जितना भी उसका सेविंग था आज तक का, सब जो है उसने दे दिया मेरे घर के लिए। हर सुख दुख में मैं भी नौकरी नहीं कर रहा, जितना भी अभी खेती में 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगे हैं, सब इसी का था। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो कहाँ से लगा था। 1 लाख रुपए इस बार फसल में लगे हैं। और फसल आप देख सकते हैं, इस बार जब वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे आपको। इस बार मैं नहीं बोल रहा, गांव के कुछ सज्जन लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं वो बोल रहे हैं फसल अच्छी है। सब इसी का पैसा था, इसी ने सपोर्ट किया है सब कि तुम करो। कुछ अनएड्रेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मैं फिर कभी उनका जवाब दूंगा। काइंडली अभी आप कोई निगेटिव कमेंट ना करें, मेहरबानी करें। धन्यवाद।